नमस्कार दोस्तों। आईएएस 2022 के सेकंड पेपर में, जीएस सेकंड पेपर में पॉलिटी पर जो पहला प्रश्न था, उस प्रश्न के मॉडल उत्तर में, मॉडल आंसर्स में आप क्या क्या पॉइंट्स आपको समाविष्ट करना चाहिए और इसके साथ ही कैसे आप इस तरह के प्रश्नों की एक समझ बनाएंगे, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्रश्न को पहले देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है आईएएस 2022 जीएस पेपर 2 का पहला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। पहला कि भारत में कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण, और तीसरा सुसंगत वाद विधियों के केस लॉ के सहायता से इस प्रश्न में अपनी जो बात आपको कहनी है, जो पर्यावरणीय मुद्दों का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया है उससे संबंधित जो केसेज और उस केस में जो केस लॉ प्रोपाउंड किए गए उनके बारे में आपको बात करना है। जब ये प्रश्न आया तो एक ये विषय भी हो सकता है कि क्या इस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए थे? क्या सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरणीय मुद्दों पर लेकर जो एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट करने वाली एक जो भूमिका रही है 1980 के दशक के बाद, क्या उस पर प्रश्न पूछा गया है? तो बिल्कुल प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार का एक प्रश्न 2016 में, या इसी पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न 2016 आईएएस में पूछा गया कि क्या स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के विधिक विनियम भी शामिल हैं? इस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के और इस संबंध में शीर्ष न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में चर्चा कीजिए। तो ये जो एक जनहित वाद याचिका पड़ी थी, उस जनहित वाद याचिका में अर्जुन गोपाल एवं अन्य बनाम भारत संघ 2019 में इस पर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन ये याचिका 2015 की थी और इसमें 6 महीने के और 14 साल के 2 बच्चों की तरफ से उनके पिता ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें दिल्ली में दिवाली के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं उन पटाखों से जो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है उस पर मानव स्वास्थ्य के प्रभाव को लेकर अनुच्छेद 21 में जो स्वास्थ्य का अधिकार है, उस स्वास्थ्य अधिकार को संरक्षण करने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग इस याचिका में की गई थी। तो ये एक इसी प्रकार का, मतलब इसी विषय पर, जिसमें पर्यावरणीय समस्याओं को, जैसे दिल्ली में पटाखे जलाना और पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों हो रहा है, दोनों का मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और इस मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और उसको ध्वनि प्रदूषण से देखकर जोड़कर इसको पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में पर्यावरणीय मुद्दे के साथ जोड़ना या पर्यावरणीय संरक्षण के प्रावधानों के साथ जोड़ना, ये प्रक्रिया यहां से शुरू हो गई थी, या इस पर प्रश्न पूछे जाने की जो शुरुआत थी यहां से हो गई थी। तो ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न के 2022 के आईएएस के प्रश्न के डिस्कशन में हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को भी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, ये भी प्रश्न का उत्तर आप पाएंगे। और आरएएस 2018 में एक सवाल पूछा गया था कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है। उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम कमलनाथ 2000 के वाद में
एक झील, एक नदी, ब्यास नदी के किनारे एक मोटल बनाने का प्रस्ताव था, और जिसमें उस समय के वन और पर्यावरण मंत्री कमलनाथ जी की भूमिका मानी जा रही थी। वो उसको लेकर प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे थे, जिसको लेकर एक जनहित याचिका एमसी मेहता के द्वारा दायर की गई थी। और उस केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का प्रयोग किया था कि भाई जो नदी का पानी है, जो हवा है, जो समुद्र है, जो तालाब हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट हैं, इनको निजी प्रॉपर्टी के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक पर्यावरणीय एक विषय को, पर्यावरणीय समस्या से जुड़े हुए एक विषय को संविधान के प्रावधानों के अनुसार देखना और उसको अनुच्छेद 21 से जोड़ देना, या फिर उसको अनुच्छेद 48A से जोड़ देना, पर्यावरण संरक्षण का जिसमें राज्य का कर्तव्य बताया गया है, या फिर उसको मूल कर्तव्यों में जो नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना नागरिक का कर्तव्य, उससे क्या जुड़ा हुआ है। तो 2022 का प्रश्न जो पर्यावरणीय समस्याओं के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के संविधानीकरण का जो प्रश्न है, वो प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न से या इस तरह के प्रश्न दूसरी भाषा में जिसकी विषय वस्तु साझा थी, वो पहले भी पूछे जा रहे थे। और इसीलिए कहा भी जाता है विद्यार्थियों से कि वे PIQs पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको बहुत ध्यान से उसकी तैयारी करें। अब इस प्रश्न के साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि इस तरह के प्रश्न पूछे कहां से जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में ये बात आपको बताई है कि जो VN शुक्ला सर की किताब है, वहां से UPSC IAS में सीधे सीधे प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक बहुत एथेंटिक, बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही यूजफुल, कॉम्प्रिहेंसिव एक किताब है। तो वहां से, इसके अलावा इंडियन लॉ जनरल में एक पेपर पब्लिश हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक रीडर रहे हैं तलीब साहब, उन्होंने यही जो 2022 में जो प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न पर ही, या उस प्रश्न का जो मूल विषय था, उनके उस कंटेंट से, उनके उस आर्टिकल से क्या है, मिलता जुलता है। उस पेपर में जो इंडियन लॉ जनरल में प्रकाशित हुआ था, वो पेपर क्या था, देखिए ये है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court of India। अगर आप इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये जो पहले जो कथन है, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो सेम यही जो लाइनें हैं, आपको यही लाइनें IAS के क्वेश्चन में मिलेंगी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब कि जो नई जो चीजें होती हैं, जो नए तरह के विषय आते हैं, उन नए तरह के विषयों पर जो एक समीक्षात्मक, एक विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है, वो प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो हम लोग यहां पर 3 प्रश्न एक साथ ले रहे हैं, और तीनों प्रश्नों का समाधान क्या करेंगे। ये जो बच्चों ये IAS 2022 का जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप ये देखेंगे कि 2-3 तरह के मुद्दे क्या है शामिल हैं। पहला कि आधुनिक कानून की ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है? और ये उपलब्धि है बच्चों कि ये पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, इन पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण और सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना करना है। तो इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं। पहला, आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण। और तीसरा, सुसंगतवाद विधियों की सहायता से करना है। इस प्रश्न में जो पहला हिस्सा है, आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, तो कानून की उपलब्धि क्या होती है? और कानून अपने आप में तो कोई उपलब्धि नहीं होगा जब तक कि कानून को लागू करके,
किसी भी समाज में जो वांछित परिवर्तन है, वांछित परिवर्तन न किए जाए। तो यहां पर इस पर भी यहीं से इस प्रश्न की हम लोग क्या शुरुआत करेंगे कि ये जो आईएएस 2022 का जो प्रश्न है, आईएएस 2022 का जो प्रश्न है जीएस में इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में, इस प्रश्न में सबसे पहले अगर आप देखें तो इस प्रश्न के दो डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन इस प्रश्न का है कि आप उपलब्धि के रूप में इसको थोड़ा सा इसकी शुरुआत करें कि आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। और दूसरा, इस प्रश्न का जो दूसरा डायमेंशन है वो है पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, इन पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण, पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण। यहां पर दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कि अगर प्रश्न में यह दिया गया है कि कुछ आधुनिक कानून की उपलब्धि है, अगर यह प्रश्न में यह दिया गया है तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि भाई आधुनिक कानून की उपलब्धि क्या है, आधुनिक जो कानून है उस कानून की उपलब्धियां क्या, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। जैसे क्या आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय मॉडल जो संविधानवाद का रहा है, क्या उसको नहीं कहा जा सकता? कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जिस प्रकार से संविधानवाद को अपनाया गया वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत ने संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली दोनों को जोड़ा और दोनों को जोड़कर एक मिश्रित प्रकार का संविधानवाद क्या है अपनाया। तो भारतीय मॉडल जो रहा है संविधानवाद का, तो संविधानवाद के भारतीय मॉडल को उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही यह भी बात कही जाती है कि जो भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यायिक सक्रियता जो की गई, ये भी एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। न्यायिक सक्रियता के अलावा जो भारत में न्यायिक समीक्षा रही है, उस न्यायिक समीक्षा को भी क्या है, एक उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। लेकिन पर्यावरणीय समस्याओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में या उसके संवैधानिकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि 1980 के पहले भारत में जो प्रक्रियात्मक न्याय था, प्रोसीड्यूरल जो जस्टिस था, उस जस्टिस को ध्यान में रखा जा रहा था। और न्यायालय की जो प्रक्रिया थी, न्यायालय की जो भूमिका थी पर्यावरणीय मुद्दों पर, वो सिर्फ इतनी थी कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उन अधिकारों के हनन की स्थिति में उस व्यक्ति को अनुतोष या राहत प्रदान करना था। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक जो सकारात्मक भूमिका होती है कि जैसे आज हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई पीआईएल्स पर ऐसे डिसीजंस, ऐसे मार्ग निर्देश दिए हैं, ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं जिसके वजह से पूरे शहर का नक्शा, पूरे शहर की आबो हवा बदल गई। जैसे एमसी मेहता के केस के आधार पर ही या एमसी मेहता की याचिका के आधार पर ही दिल्ली में डीजल जो बसें थीं, उन डीजल बसों को पूरी तरह से हटाकर सीएनजी बसेस को लाने का निर्णय किया गया। तो यहां पर आप सबसे पहले यह बताएंगे कि भाई पहले क्या था, प्रक्रियात्मक न्याय पर बल था। 1980 के पहले प्रक्रियात्मक न्याय के बाद दरअसल धीरे धीरे न्यायालय ने सामाजिक सोशल जस्टिस पर बल दिया, और सोशल जस्टिस पर बल देने में कमजोर वर्गों को होने वाले नुकसान, कमजोर वर्गों को जो भी एक हाशिए पर जाने की जो स्थितियां थी, उनको लेकर न्याय प्रदान करने की कोशिश की गई। और सामाजिक न्याय का ये जो पहिया था, इसके बाद फिर ये पर्यावरणीय न्याय की तरफ क्या है, घूम गया। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि संविधान, भारतीय मॉडल जो संविधानवाद का रहा है, या न्यायिक सक्रियता
की जो स्थिति रही है भारत में, जिसके वजह से कोर्ट बहुत ताकतवर हुआ है, या न्यायिक समीक्षा की जो स्थिति रही है, ये भारत के आधुनिक कानून की, आधुनिक जो विधिक व्यवस्था है उसकी उपलब्धियां रही हैं। लेकिन उन उपलब्धियों की तुलना में पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वायरमेंटल जस्टिस देने की जो भूमिका अदा की, वो या 40 साल से, पिछले 40 साल से जो उसने रोल अदा किया, उसकी वजह से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सुप्रीम कोर्ट जब आरक्षण से या कमजोर वर्गों में किसको आरक्षण दिया जाए नहीं दिया जाए, जब इस तरह के या किसी स्कीम को लेकर जब ये लाभार्थियों के मुद्दे को डिसाइड करता है, तो वो सोशल जस्टिस का पैरामीटर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब विकास और पर्यावरण के तनाव से पैदा हुई उस स्थिति के बारे में सोचता है कि जिसमें विकास का परिणाम क्या पर्यावरण को हानि होगी, और वहां पर वो पर्यावरण को ध्यान में रखकर कोई डिसीजन करता है, तो ये इन्वायरमेंटल जस्टिस है। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में कि पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इसलिए है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके द्वारा प्रोसीड्यूरल जस्टिस से आगे बढ़कर, सोशल जस्टिस से आगे बढ़कर इन्वायरमेंटल जस्टिस की अवधारणा को लागू किया है। तो आप पहले जो स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को भी कम से कम एक लाइन में उसका एक्सपोजिशन बहुत होना जरूरी। जैसे कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया जाता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया का सर्वाधिक सशक्त न्यायालय है, दुनिया का सर्वाधिक मजबूत न्यायालय है, तो आपको वहां पर उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहां पर आप ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता और संघवाद और संसदीयवाद की सीमाओं में जो संविधानवाद का जो मॉडल अपनाया गया, उस मॉडल के साथ साथ इन्वायरमेंटल जस्टिस को लागू करना, ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। तो ये पहला प्रश्न, इस प्रश्न का पहला डायमेंशन है। दूसरी बात कि एक अगर बेसिक विद्यार्थी के रूप में बात करें, एक बिल्कुल फाउंडेशन जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी यूपीएससी के मेंस के लेवल पर जो प्रश्न है वो प्रश्न चुनौतीपूर्ण लगते हैं, तो उनके लिए तो ये संविधानीकरण, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन जो शब्द है वो शब्द भी कठिन लगेगा। तो यहां पर हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये संविधानीकरण जो शब्द है, ये शब्द क्या है, तो ये किस तरह के कॉन्सेप्ट की तरफ क्या संकेत कर रहा है। तो आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आपने राजनीति के अपराधीकरण शब्द को सुना, कि राजनीति का अपराधीकरण या अपराध के राजनीतिकरण के शब्द को जैसे आपने सुना, उसी तरह से क्या होता है, उसी तरह से कई बार हम एक अंग्रेजी में टर्म प्रयोग करते हैं लीगलाइजेशन। तो यहां पर हम कहते हैं कि विधिकरण शब्द को भी प्रयोग किया जाता है, अपराधीकरण, राजनीतिकरण, लीगलाइजेशन, नैतिकीकरण, ये सब शब्द प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक शब्द प्रयोग किया जाता है संविधानीकरण। संविधानीकरण का मतलब यह है कि आप किसी भी विषय को संविधान से जोड़ रहे हैं। जैसे अगर पटाखों पर रोक आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे अनुच्छेद 21 में जो जीवन के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त जीवन जीने का जो अधिकार शामिल है, अब आप अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के आधार पर आप पटाखे पर अगर अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ 2019 के बाद में आप ये लॉजिक देकर पटाखों पर रोक लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आप पटाखों से पैदा होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उस प्रभाव को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ रहे हैं। और यह संविधानीकरण हुआ। संविधानीकरण फिर क्या हुआ कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों और समस्याओं को
केवल कानून के नजरिए से ही उसका परीक्षण न करना, बल्कि संविधान के प्रावधानों जैसे मूल अधिकार अनुच्छेद 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48A, और इसी तरह से जो मूल कर्तव्य में प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का कर्तव्य है, जब हम उनसे मुद्दों को जोड़ दें, जब हम उनसे पर्यावरण की समस्याओं को जोड़ दें, तो इसको कहते हैं पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण। पर्यावरणीय समस्याओं का राजनीतिकरण भी हो सकता है। पर्यावरणीय समस्याओं का राजनीतिकरण कैसे होगा भाई? पर्यावरणीय समस्याओं का, जैसे मान लीजिए कि गोवा में जो लौह अयस्क पर पूरी तरह से उसके खनन पर रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में, और वो रोक अभी तक चल रही है, और पूरा जो वहां पर आयरन ओर इंडस्ट्री और उससे जो जुड़े हुए जो उद्यम थे वो पूरी तरह से बंद हैं, और लोगों की पर कैपिटा इनकम पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर एडमेंट था। तो अब आप ये सोचें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस आधार पर लगाया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का लागू होना बहुत आवश्यक है। तो अब हम इसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। तो यहां पर बच्चों कि कई बार क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री पर जो बैन होता है वो राजनीति का मुद्दा बन जाता है। इसी तरह से आप स्टरलाइट इंडस्ट्री जो रही, या जो तांबे की एक बहुत बड़ी कंपनी दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तूतीकोरिन में रही, उस पर क्या रोक लग गई और वहां का बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। तो किसी विषय का राजनीति का मुद्दा बनना, चुनावी मुद्दा बन जाना, यह राजनीतिकरण है। और अगर आप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या आप पर्यावरण के वन कानूनों के आधार पर, फॉरेस्ट एक्ट के आधार पर अगर आप ये कहते हैं कि ये कार्रवाई जो है, या इस पर रोक लगनी चाहिए, या इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या इस पर ये शर्तें आरोपित होनी चाहिए, या ये अवैध है, तो ये लीगलाइजेशन है। जैसे नोएडा के ट्विन टावर्स जो थे सुपरटेक के, वे जो ट्विन टावर्स थे जब वो गिराए गए तो वहां पर सीधे सीधे एक मामला था कि भाई जो भवन सुरक्षा के लिए जो मानक थे, जो नियम थे, और इसके साथ ही अग्नि सुरक्षा के लिए जो मानक और नियम थे, और पर्यावरण से जुड़े हुए भी जो मानक थे, उनका उल्लंघन किया गया। तो अगर हम पर्यावरण को छोड़ दें, अगर हम ये कहें कि भाई यूपी जो फ्लैट ओनर्स के लिए जो एक्ट बनाया गया उस एक्ट का उल्लंघन है, तो ये लीगलाइजेशन हम कर रहे हैं। यहां पर हम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि फ्लैट ओनर्स का जो मामला है वो संविधान के किसी प्रावधान से सीधे सीधे जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोई मामला अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस मामले को संविधान से जोड़ रहे हैं, और जैसे ही आप किसी मामले को संविधान से जोड़ देंगे वो संविधानीकरण हो जाएगा। तो पटाखों पर रोक, अनुच्छेद 21 में जो प्रदूषण मुक्त जो जीवन जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत अर्जुन गोपाल के मामले में 2019 में दिया जाना, लाउड स्पीकर पर रोक 2005 में, इन री नॉइज पोल्यूशन जो अनिल कुमार मित्तल की PIL थी उस पर दिया जाना, चूने की खदान में खुदाई पर प्रतिबंध लगा देना, और यह पहला मामला था देहरादून के पास मंसूरी का, वहां पर जो चूने की खदान थी, खुदाई थी, उससे वहां के आसपास के पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा था। तो रूरल लिटिगेशन एंड एम्पावरमेंट सेंटर देहरादून वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का ये 1980s के दशक का पहला मामला था, और इसमें अनुच्छेद 21 के आधार पर डिसीजन दे देना और अनुच्छेद 32 के आधार पर ऑर्डर्स दे देना। अनुच्छेद 32 में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है, आदेश देने का अधिकार है। तो इसका मतलब कि आप इसे मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। गोवा में लौह अयस्क के खनन पर 2018 से पूर्ण प्रतिबंध लगा देना, एक फर्टिलाइजर कंपनी को एक खतरनाक गैस के उत्पादन से रोक देना, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर दिल्ली का मामला था, और इसी तरह से कानपुर के जाजमऊ में चमड़ा की जो टैनरीज थी, उन टैनरीज को बंद करने का आदेश दे देना।
दिल्ली में डीजल बसों पर पूरी तरह से रोक लगा देना और दिल्ली के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस के पूरे जो बसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह से सीएनजी में बदल देना। क्यों? प्रदूषण के आधार पर, और इसको संविधान के प्रावधानों से जोड़ देना। गंगा किनारे नए कारखानों पर लगाने की शर्तें आरोपित कर देना। मछली पालन पर शर्तें आरोपित कर देना। तालाब के पास की भूमि को किसी हाउसिंग सोसाइटी को बोर्ड बनाने पर रोकने के लिए रोक का आदेश दे देना, जो तिरुपति तिरुमला का जो मामला था आप जानते होंगे। और इसी तरह से सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी मानकों के पालन न होने पर बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दे देना। भाई सुरक्षा मानक जो हैं वो चाहे भवन सुरक्षा के हो, अग्नि सुरक्षा के हों, और उसमें भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप भी हों, लेकिन उन मानकों के साथ साथ एक पर्यावरण का भी मानक था। प्रदूषण के लिए जुर्माना लगाना स्टरलाइट केस में, नदी किनारे के जमीन को मोटेल को बेचने पर रोक देना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत स्टेज 6 को इमिशन स्टैंडर्ड के रूप में लागू कर देना, और किसी भी गाड़ी का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा जब तक कि उसमें VS6 जो है वो इमिशन स्टैंडर्ड के रूप में फॉलो न किया गया। ये आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 80 के दशक के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रांतिकारी काम किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अद्भुत काम किया है। पटाखों पर रोक, कोई सोच नहीं सकता कि पटाखों पर रोक मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर उसमें प्रदूषण और पर्यावरण को जोड़ते हुए लग जाएगी। लाउड स्पीकर पर रोक, लाउड स्पीकर पर लोग जो है वो प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के आधार से जुड़ जाएगी। चूने की खदान में खुदाई खनन पर प्रतिबंध तो सीधे सीधे पर्यावरण का मामला लगता है। लॉ एस्क का मामला क्या है लगता है, या किसी भी रसायन का मामला क्या है, केमिकल का मामला सीधे सीधे वायु प्रदूषण से जुड़ा है। और जिस देश में यूनियन कार्बाइड जैसे मामले हुए हों, तो 1985 के बाद बहुत बड़े स्तर पर क्या है परिवर्तन हुआ। तो एक तो है कि भाई पर्यावरणीय समस्याओं के संवैधानिकरण से क्या मतलब है। तो पटाखे, लाउड स्पीकर, खनन, इसके साथ ही चाहे वो लॉ एस का खनन हो गोवा में, चाहे वो चूने की खदान, फर्टिलाइजर कंपनी के खतरनाक गैस उत्पादन पर रोक, चमड़ा की जो टैनरीज थी, जो चमड़ा इकाइयां थी, टैनरीज पर रोक लगाने का आदेश, गंगा किनारे नए कारखानों पर रोक लगाने की शर्तें, मछली पालन पर शर्तें, तालाब के पास की जमीन को हाउसिंग बोर्ड को देने की शर्तें, ये सब चीजें क्या है, ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से पर्यावरण संबंधी समस्याओं को भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों से जोड़कर क्या देखा। अब इसमें आप देखिए क्या है कि जैसे यहां पर कि आप ये कहते हैं कि भाई कोई भी बहुमंजिला इमारत अगर भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती है, तो हम उस बहुमंजिली इमारत को ध्वस्त करने का भी आदेश दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें सुरक्षा और पर्यावरण के गंभीर मुद्दे हैं। और अगर आप उस मुद्दे को संविधान के प्रावधान से जोड़ दें, अनुच्छेद 21 से जोड़ने लगें, अगर आप उस मुद्दे को अनुच्छेद 48A से जोड़ने लगे, अगर आप उस मुद्दे को अनुच्छेद 50A(G) से जोड़ने लगें, मतलब मूल अधिकार से जोड़ दें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जोड़ दें, या फिर नागरिकों के मूल कर्तव्य से जोड़ दें, तो यह हुआ पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानीकरण या कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फिर बहुमंजिली इमारत को जो ध्वस्त करने का जो आदेश था, इस ध्वस्त करने के आदेश को तो हमने हाल में यहां पर अभी आपने 2022 में देखा होगा, नोएडा वाले केस में आपने देखा होगा। लेकिन इसके पहले भी तो चीजें चल रही थी, जैसे कि वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये आदेश दे देना कि इमिशन स्टैंडर्ड के रूप में BS स्टेज 6 को ही क्या है लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या है जुड़ा हुआ है। तो ये भी पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानीकरण है। फिर इसी तरह से आप देखें कि आप नदी के किनारे की जमीन को मोटेल को नहीं बेच सकते। ये MC मेहता बनाम कमलनाथ के मामले में हुआ था, जिसमें कमलनाथ जी ब्यास नदी के किनारे एक मोटेल बनाना चाहते थे। तो यहां पर क्या है, क्यों नहीं बेच सकते? नदी किनारे की जो जमीन है वो पब्लिक ट्रस्ट है,
वो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के अनुसार देखी जाएगी। तो नदी किनारे के जमीन को और उसको पर्यावरण के प्रावधानों से क्या है देखना, ये सारे मुद्दे ये बताते हैं कि हम किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मुद्दों का संविधानीकरण किया है। और इसमें एक सवाल ये भी, मैंने ये तो बताया आपको कि ये सवाल आया कहां से, इंडियन लॉ जनरल से आया, सीधे सीधे उसकी पहली लाइन से आया। लेकिन ये सवाल पूछा क्यों गया, क्यों 2022 में ही क्यों पूछा गया? क्योंकि अगर नोएडा के ट्विन टावर्स को डिमोलिश करने का एक बहुत बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया जाता, और उसके पहले 2020 में केरला की एक म्यूनिसिपैलिटी को लेकर, मराडू म्यूनिसिपैलिटी एर्नाकुलम को लेकर, वहां समुद्र किनारे जो 2 हाई स्टोरीज बिल्डिंग थी उनको ध्वस्त करने का, और जयपुर से संबंधित एक मामला भी हवाओं में है, लखनऊ से संबंधित एक मामला है। अगर इस तरह के मामलों में डिमोलिश करने के निर्णय नहीं आते तो यह सवाल नहीं पूछा जाता। तो अब यहां पर आपको समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जो स्टैंड ले रहा है वो जिन मामलों में ले रहा है वो मामले क्या हैं, तो हम लोग नेक्स्ट यहां पर इस बात को भी देखें, समझें कि भाई क्या है। फिर इसमें आप यहां पर ये देखें कि जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय के 2 बहुचर्चित निर्णय, जिसने आईएएस में इस सवाल को आने के लिए क्या है, आने के लिए आधार बनाया है। जब ये जो बहुचर्चित निर्णय है वो क्या है, तो मतलब भारत के उच्चतम न्यायालय के जो बहुचर्चित निर्णय रहे हैं, उन निर्णयों ने पर्यावरणीय समस्याओं के संविधानीकरण को लेकर सवाल क्या पूछा है। सबसे पहला जो निर्णय जो इस साल का ही है, और वो है नोएडा के ट्विन टावर के ध्वस्त करने का मामला, ये मामला है 2022 का। इसने क्वेश्चंस के लिए आधार बनाया। और इसके पहले मराडू अर्नाकुलम केरल की 2 बहुमंजिली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी लग्जरी अपार्टमेंट के साथ साथ, जिसको जनवरी 2020 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ध्वस्त करने का निर्णय सुनाया। ये जो 4 यहां पर जो लग्जरी अपार्टमेंट थे, वो लग्जरी अपार्टमेंट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर क्यों गिराए गए? क्योंकि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहां पर पर्यावरणीय जो नियम हैं, उन पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। क्या उल्लंघन हुआ है भाई? तो ये अपार्टमेंट समुद्र के किनारे टाइड लाइन के नजदीक बनाए गए थे, ज्वार जो लाइन होती है उसके नजदीक बनाए गए थे। जबकि कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नियम होते हैं, जिसको सीआरजी कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नियम होते हैं, उन नियमों के मुताबिक समुद्र तट से 200 मीटर की दूरी पर किसी भी निर्माण पर रोक है। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट पर्यावरण के संदर्भ में इस तरह के जब निर्णय देगा तो वो क्या कर रहा है, और उस निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आधार क्या है, संवैधानिक प्रावधानों का है। तो केरला स्टेट जो है कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाम मराडू म्यूनिसिपैलिटी 2019 का जो डिसीजन है, उस डिसीजन में पर्यावरण के आधार पर एक बिल्डिंग को डिमोलिश करने का निर्णय क्या है दिखाया गया। तो ये जो यहां पर मैंने कहा कि केरल स्टेट कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी ये जो निर्णय था, और इस निर्णय में यहां ये वर्सेस था मराडू नाम की एक नगर पालिका थी एर्नाकुलम के पास। तो ये मराडू नगर पालिका का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। इसी तरह से जो नोएडा का ट्विन टावर का मामला था, वो सुपरटेक लिमिटेड बनाम
एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 2022 का मामला था। इसमें पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिमोलिश करने का निर्णय दिया था और उसके बाद सुपरटेक जो है वो मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की और उसमें उसी निर्णय को क्या है दोहराया गया कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट और यूपी ओनरशिप एक्ट का इसमें उल्लंघन हुआ है और ट्विन टावर मूल रूप से पार्क की जमीन पर बनाए गए थे और पार्क की जमीन पर बनाए जाने के साथ साथ जो है रेजिडेंट्स की जो मंजूरी है वो मंजूरी नहीं ली गई थी। 16 मीटर का फासला होना चाहिए ताकि अगर कभी आग लगे तो जो अग्निशमन जो गाड़ियां हैं वो फायर सर्विसेज की गाड़ियां कह जा सके, वो दायरा भी नहीं रखा गया था। लेकिन इसमें मुद्दा पर्यावरणीय भी बना था, पर्यावरणीय आधार भी था कि ये दोनों जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी इनके बनने से जो पीछे के टावर के लोग थे उनकी धूप और उनकी हवा क्या हो गई, बाधित हो गई। जावेद अख्तर साहब ने कहीं लिखा था कि ऊंचे मकानों से मेरा घर गिर गया, मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो ये वही बात थी कि धूप और हवा क्या है इसमें हो गई। तो यहां पर ये जो मामला था, ये मामला क्या था भाई, ये मामला था बच्चों सुपरटेक लिमिटेड। सुपरटेक एक बिल्डर कंपनी है और इसका ये जो मामला था, ये मामला था एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एमराल्ड कोर्ट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का ये मामला था 2022 का। और इस मामले में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित निर्णय क्या दिया। इस प्रश्न का आने का रीजन तो ये था कि 2022 में इस तरह की चीजें हो रही थी, 2020 में इस तरह की चीजें हो रही थी। अब यहां पर इस प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है या तीसरा हिस्सा हम कह सकते हैं वो ये है, पहला हिस्सा तो ये था इस प्रश्न का कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है आधुनिक कानून की। दूसरा हिस्सा यह था पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण। पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण क्या होता है ये मैंने आपको बताया। और तीसरा इसमें हिस्सा था कि सुसंगत वाद विधियों के माध्यम से आप बताइए, आप इसमें क्या है बताइए। तो देखिए, पहले तो यह भी समझना है कि भाई पर्यावरणीय जो समस्याओं का जो संविधानीकरण हुआ वो 1980 के बाद ही क्यों हुआ। अगर ये कोई सवाल पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही प्रोएक्टिव रोल में आ गया, तो यहां पर कि पर्यावरणीय जो समस्याएं थी, पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण ये 1980 के दशक के बाद ही क्यों हुआ। मतलब ये पिछले 40 साल की कहानी क्यों है। देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये था कि 1980 के दशक से ही भारत में पर्यावरणीय समस्याएं विकराल रूप में पैदा होने लगी और विकास के मॉडल को लेकर सवाल उठने लगा। तो दरअसल जो यूनियन कार्बाइड रिसाव जो मामला था, यूनियन कार्बाइड रिसाव मामला, इसको लेकर 1985 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट भूमिका सामने आई। तो औद्योगिक दुर्घटनाएं होने लगी, पर्यावरण को लेकर या पर्यावरणीय चीजों के नुकसान को लेकर हम प्रत्यक्ष तौर पर देखने लगे। एक कारण तो ये रहा, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी कारण थे और उसमें यहां पर जो एक कारण था वो ये भी था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मतलब भाग 4 में जो अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य बना दिया गया। और भाग 4A में जो अनुच्छेद 50
या यहां पर अनुच्छेद 51A(G) में जो प्रावधान किए गए, इन दोनों ने भी एक आधार का निर्माण किया। इसके साथ एक तीसरा कारण है, और वो तीसरा कारण यह है कि जो मेनका गांधी केस के बाद जो अनुच्छेद 21 के दायरे का जो विस्तार किया गया, या मेनका गांधी केस में जो दायरे का विस्तार किया गया, वो भी एक कारण है। तो यहां पर कि मेनका गांधी वाद में अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया गया, और अब जीने का मतलब केवल पशुवत जीना नहीं है, मानवीय गरिमा के साथ सुखपूर्ण जीवन जीने की अवधारणा इसमें शामिल हो गई। तो दायरे का विस्तार किया गया, और इन सब का कुल मिलाकर असर जो है वो 1980 में सुप्रीम कोर्ट के अपने अलग रोल में दिखने लगा। दरअसल 1980 का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रतलाम बनाम श्री वृद्धचंद्र का जो वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए जो वैधानिक प्रावधान किए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को अगर सही तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो हम उस पर चुप नहीं बैठेंगे। तो ये कहा जाता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रतलाम मध्य प्रदेश बनाम श्री वृद्धचंद्र 1980 का जो वाद था, उसमें न्यायपालिका की जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो भूमिका थी वो उसके पहले रिएक्टिव थी, और इसमें क्या प्रोएक्टिव हो गई कि उसका जो रोल है वो इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनके इन्फोर्समेंट करने का भी रोल है, और उसका ये रोल जो राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करे, ये 42वें संविधान संशोधन के रोल से क्या जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 21 का जो विस्तार किया गया, उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय की परिवर्तित जो भूमिका है, वो परिवर्तित भूमिका भी इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण मामला, एक महत्वपूर्ण आधार है। और जैसा मैंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम श्री वृद्धचंद्र, और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रतलाम का मामला था, इसके संदर्भ में भी क्या है बात की गई। फिर इसके साथ ही दो और कारण थे, मतलब एक तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार का कारण था, तो पर्यावरण के संरक्षण का अधिकार उसके भीतर शामिल हो गया। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को एक दूसरे से पर्यावरण संरक्षण के मामले में मर्ज कर देना। तो यहां पर पांचवा जो रीजन है, वो रीजन यहां पर यह है कि जो नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकार को मिलाकर देखा गया। और मूल अधिकार को मिलाकर देखने का मतलब क्या है? मिलाकर देखने का मतलब यहां पर यह है कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है, तो जीवन के अधिकार में आप किसी की जिंदगी गोली मारकर भी ले सकते हैं, और आप किसी की जिंदगी उसके हवा पानी को विषैला करके भी ले सकते हैं। कोई अगर इंडस्ट्रियल जो है, कोई औद्योगिक दुर्घटना होती है तो उसमें भी उसकी जिंदगी जाती है। इसका मतलब कि जीवन का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के द्वारा हिंसा करने से ही नहीं जुड़ा हुआ है, वो स्वच्छ पर्यावरण से भी जुड़ गया। और इसके साथ ही अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 48A से जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 51AG से जोड़ दिया गया, और इनके जोड़कर व्याख्या क्या की जाने लगी। 1980 के दशक में एक और बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के अपने रोल में, और वो ये था कि मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी के जो अधिकार थे वो सामुदायिक पर्यावरणीय सतत विकास के अधिकार थे और सामुदायिक अधिकार भी थे।
तो सामुदायिक पर्यावरणीय जो सतत विकास या टिकाऊ विकास के अधिकार थे, उनको इन्वायरमेंटल लॉ के रूप में भारत में स्वीकार कर लिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस में उनका यूज करना शुरू किया। तो यहां पर छठवां जो कारण है वो है कि टिकाऊ विकास के अधिकार को सामुदायिक पर्यावरणीय विकास के अधिकार के रूप में स्वीकार कर लेना भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसके वजह से भारत में पर्यावरणीय समस्याएं जो रही हैं उनका संवैधानिकरण हुआ। फिर अब यहां पर इसका अगला जो पक्ष है, वो अगला पक्ष हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से, मतलब यहां पर रिलीवेंट जो है, जो सुसंगत वाद विधियां क्या हैं, केसेस कौन कौन से रहे हैं, या केसेस में जो केस लॉ है, रिलेवेंट केस लॉ जो है, जिसने पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण किया, उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो यहां पर अगला जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन यहां पर है रिलेवेंट केस लॉ। रिलेवेंट केस लॉ में यहां पर सबसे पहले कौन सा ऐसा केस लॉ था जिसको आप ये कह सकते हैं कि इसने बहुत बड़ा चेंज कर दिया? तो इसका संकेत आपको हो गया होगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि यू मस्ट थिंक राइट टू होलसम इन्वायरमेंट एज ए फंडामेंटल राइट, आपको पर्यावरण के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में लेना चाहिए। तो ये पहला ऐसा क्या है, एक केस लॉ था जो देहरादून के रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट जो सेंटर था, उस सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आया। तो सीधे सीधे अगर कहें कि लोगों के स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार मूल अधिकार है, ये केस लॉ आया। तो यहां पर पहला जो है कि लोगों के स्वस्थ पर्यावरण में रहने का जो अधिकार है, रहने का अधिकार, वो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का अंग है। जीवन के अधिकार का अंग है। देहरादून के नजदीक जो मंसूरी है, तो मंसूरी की घाटियों, मतलब दून घाटी में जो लाइम स्टोन होता है, उसकी पत्थरों की खुदाई जो हो रही थी, उसके वजह से जो मंसूरी के आसपास के पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा था, उसको लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बार 1985 के इस केस में ये निर्णय दिया कि राइट टू द पीपल टू लिव इन हेल्दी इन्वायरमेंट जो है, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसका मतलब ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, और इसके आधार पर चीज़ों को देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे केसेस थे जिसमें ये अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर कि रूरल जो ग्रामीण लिटिगेशन, रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून वर्सेस उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, तो उत्तर प्रदेश, ये 1985 का मामला था जिसमें पहली बार एक केस लॉ आया। और वो केस लॉ था कि फंडामेंटल राइट का पार्ट होते हैं क्लीन इन्वायरमेंट के अधिकार। 1986 में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी थी, जिसमें एक ओलियम नामक एक खतरनाक गैस का उत्पादन होता था, और उसका आसपास के लोगों के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, उनके स्वास्थ्य पर और उनके कुल मिलाकर जीवन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोहराया। तो MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 का वाद, ये दूसरा वाद था। MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 का जो वाद था, इसमें क्या है, ये श्रीराम फूड एंड, इसको श्रीराम फर्टिलाइजर मामला भी कहते हैं। तो ये जो वाद था, इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने
इस बात को दोहराया कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। फिर सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1987 का वाद, एमसी मेहता का एक गंगा प्रदूषण को लेकर कानपुर की टैनरीज का मामला था जो 1988 का मामला था, और एमसी मेहता का ही एक मामला था कमलनाथ के द्वारा मोटल बनाने का जो निर्णय था, उसमें जो एक मोटल कंपनी के द्वारा ब्यास नदी का जो हिस्सा दिया गया था उसको लेकर भोपाल के आसपास का मामला था। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि एमसी मेहता से जुड़े हुए दो और केस और सच्चिदानंद पांडे, तो यहां पर आपको ईयर से याद रखना है क्योंकि एमसी मेहता के कई केसेज हैं। तो ये पहला क्या है कि लोगों के स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, ये इन्वायरमेंटल रूल ऑफ द लॉ के रूप में क्या है सुप्रीम कोर्ट ने यूज करना प्रयोग किया। एक और बात है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में या कहीं पर भी स्पष्ट रूप से स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अभिव्यक्त तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा जाता है कि मौन रूप में बिना किसी विमर्श के, बिना किसी बहस के सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है अनुच्छेद 21 की व्यापक अवधारणा में स्वीकार कर लिया। जैसे राइट टू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तर्क दिया कि राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार उसके भीतर शामिल है, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग से कोई विधिवत तर्क नहीं दिया। या तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया, या सुप्रीम कोर्ट बिना किसी विमर्श, बिना किसी बहस में जाते हुए इस बात को प्रतिपादित करना चाहता था कि जो मानव जीवन है, मानव जीवन को लेकर पर्यावरण बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना मानव जीवन पर प्रभाव पड़ना है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला क्या है केस लॉ था। दूसरे केस लॉ के बारे में अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई दूसरा केस लॉ क्या था। तो जो दूसरा केस लॉ आया वो था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सावधानी का सिद्धांत। यहां पर जो दूसरा केस लॉ था वह था सावधानी का सिद्धांत। सावधानी का जो सिद्धांत है इसका मतलब क्या होता है कि आपको रिस्क से, जोखिम से बचने के लिए सावधानी अपनाना है। जोखिम क्या है? अगर आप पर्यावरण में कोई भी ऐसा या कोई भी आप ऐसी कार्रवाई करते हैं, कोई भी आप ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे पर्यावरण को अपूर्त, अपरिवर्तनीय हानि होती है या मानव स्वास्थ्य को अपरिवर्तनीय क्षति होती है, तो ऐसी सार्वजनिक नीति से को अपनाए जाने से बचा जाना चाहिए। तो जहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर हम जोखिम का आकलन निश्चिततापूर्ण कर सकते हैं, वहां पर सावधानी का सिद्धांत लागू नहीं होता। जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन है वो वहीं पर लागू होता है जहां पर हम नुकसान का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? सावधानी का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में क्या है अपनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसे यूनेप ने 1989 में इस सिद्धांत को क्या है आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत की मूल बात यहां पर यह है कि हमें क्या है जोखिम से बचने वाली सावधानी क्या है, सावधानी पर्यावरण के मामले में क्या है अपनाना चाहिए। जोखिम से बचने वाली सावधानी क्या है? ऐसे मामले जिनमें जोखिम के आकलन के बारे में एक वैज्ञानिक अनिश्चितता है और जिनसे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचने की संभावना है, वहां पर सार्वजनिक नीतियों को पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर उठाया जाना चाहिए। तो जहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका यही नुकसान होगा, उसको उस कैलकुलेशन के बारे में वहां पर तो आप अपने कार्रवाइयों को लेकर थोड़ा असावधानी भी अपना सकते हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि क्या नुकसान होगा, और इसलिए यहां पर ये जो सावधानी का सिद्धांत है, ये सावधानी का सिद्धांत भारत के उच्चतम न्यायालय ने, जो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, वो दरअसल रोक लगाने के आदेश के रूप में या शर्तें आरोपित करने के आदेश के रूप में क्या है
क्रियान्वित करने लगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई चीजों पर रोक लगा दी, कई चीजों पर शर्त लगा दी, कई चीजों को उन्होंने क्या है कि अगर कोई नुकसान ऐसा हो सकता है जो अपूर्णीय है तो उसको ध्वस्त करने की बात कही। अब जैसे क्या है, गोवा में लौह अयस्क प्रतिबंध जो मामला था, जो गोवा फाउंडेशन का जो केस था, उस केस को अगर हम देखें, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर मामले में, जिसमें एमसी मेहता का जो पहला मामला था जिसमें ओलियम गैस का उत्पादन होता है, उसको देखे। कानपुर टैनरीज का मामला था, उदयपुर के आसपास एक बिछड़ी गांव रहा है जहां पर एक पीएसयू थी जिसके द्वारा एक खतरनाक विषैली गैस या नुकसानदायक गैस एच गैस का उत्पादन होता था। गांव वालों ने इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देशों का पीएसयूज के द्वारा पहले ठीक से पालन नहीं किया गया और एक ऊपरी दिखावा किया गया। बाद में पाया गया कि जो प्रदूषण वहां पर एक पीएसयू के द्वारा, एक केमिकल फैक्ट्री के द्वारा पैदा किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के नजरों से ओझल होने के लिए क्या किया गया कि वहीं पर आसपास बिखेर दिया गया। तो बिछड़ी गांव का जो मामला था, उस मामले में फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ महत्वपूर्ण आदेश और निर्देश दिए, वो सब सावधानी के सिद्धांत में आएंगे। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर आप देखेंगे कि गोवा फाउंडेशन का जो केस था, गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस, जिसमें गोवा में खनन पर, लौह अयस्क के खनन पर रोक लगा दी गई। फिर इसी तरह से 1986 का जो मामला था, जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, जो श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर का जो मामला था, इस मामले में भी क्या है, रोक लगा दी गई, उत्पादन पर ही क्या है, रोक लगा दी गई। कानपुर टैनरीज का जो मामला था 1988 में, यह भी मेहता का ही, एमसी मेहता के द्वारा, ये जनहित याचिका के द्वारा उठाया गया था। तो ये सावधानी का क्या है, सिद्धांत है, जो अलग अलग संदर्भों में क्या है, प्रयोग किया गया। फिर सावधानी के सिद्धांत के अलावा प्रदूषक के भुगतान करने का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत भी विभिन्न केस लॉज में प्रतिपादित किया गया। तो यहां पर तीसरे को हम लोग ये देखेंगे कि प्रदूषक के भुगतान का जो सिद्धांत है, द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इसको कहते हैं। द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये कहते हैं। इसको समझने के लिए आप पहले कुछ कंपैरिजन वाली चीजों को समझिए। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि आपने ये काम किया है, आपने ये गिलास तोड़ा है और आप अब इस गिलास की भरपाई करेंगे, आप इसको फिर से लाएंगे, यू ब्रोक इट, यू फिक्स इट। तो ये प्रिंसिपल रहा है और इसी को प्रदूषण के मामले में क्या लगा दिया जाता है। लेकिन एक दूसरा प्रिंसिपल भी रहा है कि कुछ अगर नुकसान होता है तो इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयर्स वाले प्रिंसिपल को क्या लगाया जाए, ये भी एक सिद्धांत कह रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल है इक्वल शेयरिंग का, ये इक्वल शेयरिंग के प्रिंसिपल से क्या है, भिन्न है। इसमें यह कहा जाता है कि जिसने प्रदूषण किया है उसको ही प्रदूषण से हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर नोएडा के ट्विन टावर में उसको डिमोलिश करने का जो खर्चा था, वो खर्चा सुपरटेक को उठाना था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि खर्चा सुपरटेक को उठाना होगा। ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है। मराडू नगर पालिका के मामले में जो बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त करने का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो क्रियान्वित किया जाना था, उसमें भी यह खर्चा नगर पालिका को उठाना था। स्टरलाइट एक ताबा की कंपनी है वेदांता ग्रुप को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने के जुर्माने 100 करोड़ का भारी जुर्माना क्या लगाया था। तो स्टरलाइट मामले में जिसमें अभी भी कानूनी लड़ाई चल रही है और मद्रास हाई कोर्ट ने
स्टरलाइट की जो तांबे की कंपनी है उसको खोलने की परमिशन नहीं दी है। मामला मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। तो स्टरलाइट मामला जो था, ये 100 करोड़ का जो जुर्माना था, वो जुर्माना इसीलिए था कि आपने प्रदूषण किया, आप भरपाई करेंगे। इसी तरह से जो बिछुड़ी गांव उदयपुर राजस्थान का जो मामला था, उसमें भी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का सिद्धांत का प्रयोग किया गया। वेल्लोर तमिलनाडु में जगन्नाथ भारत संघ के वाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में प्रदूषक के भुगतान करने के सिद्धांत को क्या है प्रयोग किया। जो बिछड़ी गांव उदयपुर राजस्थान का जो मामला था, वो इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था। तो इसमें जो मामला था, ये मामला भी बहुत बड़ा मामला था। इसमें भी इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो पहला आपको मैंने बताया कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधिकार के भीतर मानना। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो सावधानी का सिद्धांत। तीसरा मैंने आपको बताया केसला प्रदूषक के भुगतान करने का सिद्धांत। और चौथा यहां पर है, जो चौथा मामला है, वो चौथा यह सिद्धांत है टिकाऊ विकास का सिद्धांत, जो पर्यावरणीय समस्याओं के संविधानीकरण में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, टिकाऊ विकास का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है प्रयोग किया गया। टिकाऊ विकास की अवधारणा आप जानते होंगे कि ब्रटलैंड रिपोर्ट थी 1987 की, उसमें सबसे प्रमुखता के साथ, सबसे स्पष्टता के साथ क्या प्रतिपादित की गई। हालांकि इसकी 70 से ज्यादा परिभाषाएं हैं, लेकिन 1987 में जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED की जो रिपोर्ट कही जाती है, उसमें टिकाऊ विकास की अवधारणा दी गई। और ये कहा जाता है कि ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है कि उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक इन्वायरमेंटल लॉ के कोर प्रिंसिपल के रूप में यूज करना शुरू किया। देखिए, केवल पर्यावरणीय अधिकारों को लेकर या पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस देता, तो उन स्थितियों में ही डिसीजन दे पाता जहां पर सीधे सीधे पर्यावरण को, मनुष्य, पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से मनुष्यों को, भारत के नागरिकों को नुकसान हुआ है। लेकिन जो कंपनियों को लेकर जो डिसीजंस दिए गए, और वहां पर कंपनियों को लेकर जो डिसीजंस दिए गए, कंपनियों को बंद करने के कुछ आदेश दिए गए, कुछ शर्तें इस तरह के लगाई गई, वो संभव नहीं होता अगर टिकाऊ विकास के सिद्धांत को नहीं फॉलो किया जाता। और टिकाऊ विकास है क्या? तो एक ऐसा विकास, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं पर बिना समझौता किए हुए अगर किया जाता है, अगर ये ऐसा विकास किया जाता है, तो ये टिकाऊ विकास है। टिकाऊ विकास की जो अवधारणा है, आर्थिक विकास की सामान्य जो अवधारणा है, उससे इस मामले में अलग है कि आर्थिक विकास की सामान्य अवधारणाएं भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में नहीं रखती हैं। तो ये वर्ल्ड कमीशन, मतलब ये जो टिकाऊ विकास की अवधारणा है, ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के रिपोर्ट पर आधारित थी। और इसमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखने का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, शामिल था। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले, जो इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ, सरल भाषा में राजस्थान के उदयपुर में जो बिछड़ी गांव का जो मामला था 1996 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या है इस्तेमाल किया। तो यहां पर जो 1996 का बिछड़ी गांव उदयपुर राजस्थान का जो मामला था, जिसको इन्वायरमेंटल लीगल इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ का केस कहते हैं। फिर दूसरा इसमें है कि ये जो मामला था, ये तमिलनाडु के संदर्भ में भी लागू हुआ। तमिलनाडु के संदर्भ में जो मामला था, जो वेल्लोर से जुड़ा हुआ मामला था, तमिलनाडु टेनरीज का जो मामला था, उसमें चमड़े के शोधन की जो इकाइयां थी, उनको बंद करने का आदेश दिया गया।
इसी तरह से डी सबसे महत्वपूर्ण था। अब इसमें यहां पर दूसरा कि वेल्लोर के टैनरीज को, वेल्लोर की जो टैनरीज थी, इन टैनरीज को बंद करने का आदेश दिया गया। और तीसरा, सीएनजी जो बसेस चली दिल्ली में डीजल बसों की जगह पर, यह भी एमसी मेहता के केस के आधार पर यह निर्णय दिया गया था। यह भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला था। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ 2002, जिसमें डीजल बसों के स्थान पर सीएनजी बसेस चलाने का निर्णय किया, आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी क्या है यहां पर इसी तरह का मामला था। तो यहां पर टिकाऊ विकास की जो संकल्पना है, टिकाऊ विकास की जो संकल्पना है, वो संकल्पना भी केस लॉ के रूप में भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है प्रयोग की गई। टिकाऊ विकास के अलावा दो तीन बातें इसमें और हैं। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये चौथा जो है ये है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है, ये RAS 2018 में भी पूछा गया। क्या है ये मामला? तो ये बहुत सिंपल बात है, और वो बात ये है कि हवा, समुद्र, पानी, जंगलों को मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना अनुचित होगा, उनका निजीकरण नहीं किया जा सकता। तो हवा, समुद्र, पानी, जंगल, जल, जंगल, जमीन को मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए उन्हें निजी स्वामित्व का विषय नहीं बनाया जा सकता। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री अगर नदी के पानी को किसी प्राइवेट कंपनी को देता है, तो इस ट्रस्ट के मतलब इस निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आवाज लगाई जा सकती है। ये एमसी मेहता बनाम कमलनाथ का जो केस था, उस केस में ये बात थी। तो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, ये 1996 का केस था। इसमें क्या है, और उस समय कमलनाथ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। ब्यास नदी के किनारे एक मोटेल बनाने का प्रस्ताव था, इसमें था। फिर अभी कुछ साल पहले, अभी 2 ही साल पहले, मुंबई में भी ये जो मुंबई के भी एक मामले में, जहां पर एक पार्क के जगह पर एक रिहायशी मकान बनाया जाना था, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यूज किया। तो ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट भी एक केस लॉ है जिसका सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस्तेमाल करता है। फिर इसके साथ ही 2 और चीजें हैं। एक है कि जो भारत के संविधान में जो व्यवसाय करने का मूल अधिकार है और जो पर्यावरण संरक्षण का जो अधिकार है, अगर इनके बीच में अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वास्थ्य का अधिकार और पर्यावरण का जो अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है, अगर इनके बीच में तनाव हो तो क्या हो, इनके बीच में तनाव हो तो हमें किसे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अगर दिल्ली के सदर बाजार के व्यापारी अपने पटाखे बेचने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)G के तहत, जिसमें कोई भी व्यापार, आजीविका, पेशा, कारोबार करने का अधिकार है, उसके तहत संरक्षित करना चाहें, और दूसरी तरफ पूरी दिल्ली के लाखों लोगों को पटाखों से होने वाले नुकसान को लेकर अगर स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर मुद्दा बने, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जुन गोपाल बनाम अन्य बनाम भारत संघ के मामले में क्या है, ये निर्णय आया, यह मामला क्या है आया। अब ये मामला क्या है, तो अब यहां पर हम लोग पांचवें केसला को देखेंगे, और ये केसला बहुत प्रमुख रहा है। ये है अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ। इस पर निर्णय 2019 में आया, लेकिन यह मामला जो था, ये पुराना मामला था। 2015 से इसमें सुनवाई शुरू हुई।
इस मामले में क्या केस लॉ प्रतिपादित किया गया? इस मामले में केस लॉ यह प्रतिपादित किया गया कि एक तरफ अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है, जिसमें हम लोग यहां पर स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार, इन दोनों को अंतर्निहित मानते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि अनुच्छेद 19(1)(g) है, जिसमें कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। तो कोई भी व्यवसाय करने के अधिकार के तहत पटाखे बेचने का जो अधिकार है वो अधिकार भी शामिल हो जाएगा। अगर इसमें टकराव हो तो इसमें किसे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए? तो अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(g) व्यवसाय करने का मूल अधिकार पर्यावरण और स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। तो पटाखे बेचने का जो अधिकार है उसको स्वास्थ्य के आधार पर उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है या उस पर कुछ शर्तें आरोपित की जा सकती हैं। अगर कोई यह कहता है कि दिवाली पर पटाखे जलाना अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत है और इसलिए अगर आप पटाखों पर बैन लगाते हैं तो ये 25 का उल्लंघन होगा, 25 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो दिवाली पर पटाखे जलाना बेशक धार्मिक अभ्यास के तहत आएगा या धार्मिक अधिकारों के तहत आ सकता है, लेकिन अगर अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21 का टकराव होगा तो हमें अनुच्छेद 21 को प्राथमिकता देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह निर्णय या एक केस लॉ के रूप में क्या है प्रतिपादित कर दिया है। तो अर्जुन गोपाल बनाम अन्य बनाम भारत संघ के मामले को हमने आपसे क्या है यहां पर देखा। फिर इसके साथ ही कि ध्वनि प्रदूषण से जो अब इसके साथ ही कि 2005 के एक मामले में नेक्स्ट जो छठी जो बात है वह बात यह है कि 2005 का एक मामला था। ये अनिल मित्तल साहब थे जिन्होंने ये केस दायर किया था और अनिल मित्तल ने केस दायर किया था कि ध्वनि प्रदूषण जो है वह मानव जीवन या आप ये कह सकते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्रता यहां पर इन री पोल्यूशन का केस कहा जाता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया इन री पोल्यूशन का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ध्वनि प्रदूषण से जो स्वतंत्रता है, ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्रता यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अंग है और इस पर IS 2000 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अंग है। इस पर IS 2015 या 16 में इस पर क्या है सवाल क्या है पूछा गया। दरअसल इसमें यह कहा गया कि अगर कोई यह कहता है कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यहां पर भी मामला क्या था कि कोई कह सकता है कि 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो मुझे अगर भाषण देने का अधिकार है तो भाषण देने का अधिकार ध्वनि विस्तारकों के साथ भी भाषण देने के अधिकार के साथ जुड़ जाता है। तो ध्वनि विस्तारकों के द्वारा भाषण देने का अधिकार भी इसमें शामिल हो जाता है और इसलिए आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषण देने का अधिकार ध्वनि विस्तारकों द्वारा भाषण देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वह दो बातों को सुनिश्चित करता है। एक शांतिपूर्ण और आरामदेह जीवन का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिकार, और दूसरा भारत के नागरिकों को फोर्स्ड ऑडियंस से बनने से संरक्षण प्रदान करता है। तो यहां पर प्रदूषण मुक्त जो जीवन का अधिकार है वह अधिकार 21 में क्या है, प्रदूषण मुक्त जीवन का अधिकार यह 21 में क्या है शामिल है, यह 21 में शामिल है। और इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का यूज जो है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इसके साथ ही
अगर आप मुझे मेरी बिना इच्छा के कुछ सुनाना चाहते, तेज आवाज में सुना रहे हैं, तो आप मुझे फोर्स्ड ऑडियंस बना रहे हैं। और अनुच्छेद 21 ये कहता है कि वो नागरिकों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम बिकमिंग फोर्स्ड ऑडियंस टू नॉइज। तो ये भी एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक केस लॉ रहा है। कुल मिलाकर अब तक 6-7 केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग मामलों में प्रतिपादित किए गए। स्वच्छ पर्यावरण का जो अधिकार है, स्वच्छ हवा का, स्वच्छ पानी का, ये जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अंग है। इसके साथ ही सावधानी का सिद्धांत भी, यह भी क्या है, अपने केस लॉ के रूप में, इन्वायरमेंटल लॉ के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रदूषक ही भुगतान करेंगे, यह सिद्धांत भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने केस लॉ के द्वारा प्रतिपादित किया गया। टिकाऊ विकास का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में क्या है अपनाया। फिर इसी तरह से कि व्यवसाय करने का अधिकार जो है वह स्वास्थ्य के अधिकार के नीचे, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के नीचे है। और इसी तरह से ध्वनि प्रदूषण से स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का अंग है। यह है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलेवेंट केस लॉज। और इसमें जैसा मैंने कहा कि तीनों पक्षों को जब आप बताएंगे तो आप इससे संबंधित 2 और प्रश्नों का उत्तर क्या दे सकेंगे। हम लोग इस सिलसिले को बनाए रखेंगे और आगे भी जो यूपीएससी के 2022 के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बहुत विस्तृत डायमेंशन से क्या है हम लोग क्या देखेंगे। इसमें केवल एक चीज मैं आपको ये और इसमें ऐड करना चाहता हूं कि एमसी मेहता का एक मामला था 2019 का, मतलब आज से 3 साल पहले का। ये वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उत्सर्जन मानकों को पूरे देश में लागू करने से संबंधित मामला था। दरअसल एमसी मेहता साहब अपनी एक जनहित याचिका में ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करे और उस आदेश को भले ही आर्टिकल 142 के तहत करे और उस आदेश के द्वारा पूरे देश में जितने भी वाहन बन रहे हैं उन सभी वाहनों में भारत स्टेज 6 जो है, जो ये कह सकते हैं इमिशन स्टैंडर्ड है, उस इमिशन स्टैंडर्ड को क्या फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में कहा था कि हेल्थ शुड बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर हेल्थ, ओवर वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ में अगर टकराव होता है तो हेल्थ को क्या है, पहला सुख निरोगी काया होता है। तो एमसी मेहता का 2019 का निर्णय भी दरअसल अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार है और उस स्वास्थ्य के अधिकार के तहत उत्सर्जन मानकों को ठीक किया जाना चाहिए। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी बातें तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन इसलिए चर्चा की गई कि इस पर आगे अगर इस तरह के सवाल हों तो उन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।